उस पर हम काम करें। अच्छा, ये बताएं कि जब आप ट्रांसपोर्ट के मामले पर इजलास कर रहे थे, एन उसी वक्त जो है MQM के वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि कराची दुनिया का ये वाहिद शहर है जो कि रहने जैसा ही नहीं है, और उन्होंने लोगों को ये कहा है कि कराची में अमन अमान तबाह हो गया है, तालीम तबाह, शहर तबाह, रोड तबाह, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि DG रेंजर्स को कहा है कि वो मुदाखलत करें। उन्होंने पुलिस को नाकाम करार दे दिया है। वो आपके इत्तेहादिये दोस्त है, मुखालिफ है क्या? ये हुकूमत भाड़ में बने, भाड़ में बने, हुकूमत न खपे, भाड़ में जाओ। अच्छा जी, वसीम अख्तर साहब की बातों को मैं वैसे ज़्यादा तो संजीदा नहीं लेता। दूसरी बात ये कि ये कहना कि कराची रहने के काबिल नहीं है, देखिए स्ट्रीट क्राइम्स पूरी दुनिया में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का रेशो बाकी जगहों से ज़्यादा होता है, और ये पूरी दुनिया की फिगर्स में भी दे सकता हूँ और पूरे पाकिस्तान की फिगर्स में भी दे सकता हूँ कि इस वक्त पेशावर में क्या पोजीशन है, कोयटा में क्या पोजीशन है, लाहौर में क्या पोजीशन है। कराची की आबादी सबसे ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसके फिगर्स थोड़े डिफरेंट होंगे, और उसको मैं डिफेंड भी नहीं कर रहा कि जी क्योंकि पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में स्ट्रीट क्राइम होता है तो यहाँ पे इसको होने दिया जाए, ऐसा कतई नहीं है। कराची के हालात की बात है तो वसीम अख्तर साहब ने अगर ये बात की है तो मैं एक बात उनको कह दूं कि कराची के हालात पहले दौर से बहुत बेहतर है। कराची में अभी कोई बोरीबंद लाशें नहीं मिलती, कराची में अभी जो है वो 10 मिनट की कॉल पर कराची बंद नहीं होता, कराची में अभी हड़ताल करने की किसी को इजाज़त नहीं है, कराची में अभी भत्ताखोरी, पर्चियाँ, ये सब बंद हो गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कराची से इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ख़त्म कर दी हैं। तो ये मैं इत्तला दे दूँ वसीम अख्तर साहब को कि अब वो दौर नहीं है कि आप कोई भी शख्स वो हड़तालें करे, दुकानें बंद कराए, लोगों को मारे, रस्तों पे गोलियां लगाए, गाड़ियां चलाए। आपने बहुत अरसे से ये नहीं सुना होगा कराची में कोई कि गाड़ी जली हो, बहुत अरसे से नहीं सुना होगा कि किसी की बोरीबंद में लाश मिली हो। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक उनको दीगर मसाइल जो भी हैं, सिंध हुकूमत के साथ MQM की जितनी भी मीटिंग्स रही हैं उसमें MQM मुख्तलिफ इशूज़ पर डिस्कस करती है। मैंने कब, और हर मीटिंग में वसीम अख्तर साहब ज़रूर होते हैं, मैं हल्फिया कह सकता हूँ, हल्फिया, और अगर मैं गलत बोलूँ तो वसीम अख्तर साहब मेरे बयान पे दोबारा बयान दे सकते हैं। मैंने एक भी ऐसी मीटिंग अटेंड नहीं की कि जहाँ पे वसीम अख्तर साहब ने ये कहा हो कि जी कराची में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कराची में स्ट्रीट क्राइम पड़ा हुआ है। अगर वसीम अख्तर साहब ये बात मान लें कि उन्होंने कभी एक दफ़ा कही हो तो मैं दोबारा आने के लिए तैयार हूँ, और इस मेरे बयान पर वसीम अख्तर साहब जो है वो जवाब दे सकते हैं, उनको पूरा इख्तियार है कोई जवाब दें। आपको जब बंद कमरों में क्या काम किए, आपने कह रहे हैं कि ये शिकायत नहीं की गई थी कि स्ट्रीट क्राइम है, तो क्या उस किस्म के काम किए जाते हैं? और ये भी सुनने में आ रहा है कि फिर ऊपर की आदत ने MQM को ये पैगाम भेजा है कि उनके चंद रहनुमा ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, कुछ काम कहते हैं, अगर वो करने में डिले होती है तो वो किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस सवाल देखिए, मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा कि ब्लैकमेलिंग के हवाले से या क्या। MQM वफाकी हुकूमत में आज भी हमारी इत्तेहादी है और हमारे MQM के साथ कुछ चीज़ों पे कुछ मामला तय हैं, हम उन्हीं के पैरामीटर्स में रहकर बात करना चाहते हैं। अगर MQM का कोई एक लीडर, ये भी मुझे पता नहीं कि अपनी लीडरशिप से पूछ के कर रहा है या खुद कर रहा है, या इलेक्शन बल्दियाती करीब आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा गर्मा गर्मी के लिए कर रहा है, गहमा गहमी के लिए कर रहा है, अवाम में अपनी साख बचाने के लिए कर रहा है, तो मैं कुछ अभी नहीं कह सकता। लेकिन बेहतर है अगर ये MQM की यही बात उनकी लीडरशिप की तरफ से आएगी तो फिर शायद मेरा बयान का अंदाज़ बयान भी शायद थोड़ा मुख्तलिफ होगा, मेरा शायद अंदाज़ बयान भी मुख्तलिफ हो। लेकिन मैं समझता हूँ, और बाकी बंद कमरों में जो बातें हुई हैं वो भी मुनासिब नहीं है, गैर अखलाकी बात है कि मैं वो बातें अभी यहाँ पे बैठ के करूँ। कि ऑडियो लीक्स का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है और कुछ गंदी गंदी बातें भी सुनने में आ रही हैं। हालांकि ऑडियो लीक्स नहीं आनी चाहिए। कौन कौन लोग हैं जो लोगों की प्राइवेसी को इस तरह आउट कर रहे हैं? क्या आप इसकी मुजम्मत करेंगे या फिर इस तरह ऑडियो लीक्स का सिलसिला आना शुरू हो जाए? आज देखिए, कल आपकी पीपुल्स पार्टी का पहले मौके पर हम किसी भी ऑडियो और वीडियो लीक्स पर यकीन नहीं रखते। किसी की भी ज़ाती ज़िंदगी है, उसमें जो भी है उसमें ना ही मैं कोई कमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन इसके लीक्स के अलावा बताऊँ कि जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान के लिए इससे और
शर्मनाक और कोई वाकया नहीं है कि जहाँ पे उसकी अपनी हुकूमत है और उसका अपना इत्तेहादी वज़ीर आला कहता है कि इमरान खान बहुत बड़ा एहसान फरामोश आदमी है। अब इमरान खान को एहसान फरामोश कहा है परवेज़ इलाही साहब ने, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आपने देखा कि पूरी पीटीआई जो कि उसे बयानात देने में बड़े मैदान में आते थे, पीटीआई ने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि जी वो परवेज़ इलाही के इस बयान की मजम्मत करते हैं। तो इसका मकसद ये है कि इस वक्त पीटीआई अफरा तफरी का शिकार है, पीटीआई डर का शिकार है, पीटीआई खौफ का शिकार है। अगर एक पार्टी का सरबराह जो कहता है कि मैं मुल्क का सबसे बड़ा लीडर हूं, और ये हकीकत कहा परवेज़ इलाही ने कि ये एहसान फरामोश है, और मैं कहता हूं और फिर हज़रत अली के कौल से कहता हूं कि जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। इमरान खान पर जिस जिस शख्स ने एहसान किए, इमरान खान ने उसको डसा है। इमरान खान ने अपने मौसिनों को डसा, अपने लाने वालों को डसा, जिन्होंने उसको प्रोडक्ट ला के पेश किया उसको डसा, जिन्होंने उसके घर के खराजात उठाए इमरान खान के उसको इमरान खान ने डसा, जिसने इसको मुफ्त की जहाज़ की टिकटें दी इमरान खान को उसको उसने डसा, जिसने इसको इलेक्शन जितवाई, जिसने आरटीओ बिठाए सबको डसा। तो ये एहसान फरामोश शख्स जो अपने मौसिनों का नहीं हो सका, वो इस अवाम का क्या होगा, वो पाकिस्तान के लोगों का क्या होगा। सुनील साहब, जो अभी स्ट्रीट क्राइम की बात हो रही है कराची में खास तौर पर, और ये पुलिस के और कानून नाफिज करने वाले इदारों के आदाद शुमार है कि इसमें अक्सर अफगानी और गैर कानूनी तारीख वतन इसमें शामिल है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है कि उसको बाहर निकालें। तो आपकी हुकूमत ये संजीदा कब होगी कि कराची से गैर कानूनी तारीख वतन या अफगानियों को बाहर निकालें? देखिए जी, आपका सवाल हो गया, बाकी जो भी इस बात में एक हकीकत है कि मेन डोमेन है नारा का, फेडरल गवर्नमेंट के वो अंडर काम करता था। लेकिन जो भी इलीगल तारीख वतन है, जिसने गलत शनाख्ती कार्ड भी बनाए या बगैर शनाख्ती कार्ड के रह रहा है, जो झूठी शर्त लेके ले रहा है, उसके लिए सिंध पुलिस एक्टिवली काम कर रही है। कुछ तफसीलात इस वक्त मेरे पास मौजूद होती है, अगर मुझे सवाल का पता हो तो मैं बता देता, लेकिन मुझे ये पता है कि काफ़ी लोगों को इस तरह गिरफ्तार किया गया है और उनको डिपोर्ट करने के लिए कोशिशें चल रही हैं कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर इस मुल्क में रह रहे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ये कानून एक जैसा है कि कोई भी गैर कानूनी तौर पर किसी मुल्क में नहीं रह सकता, और बाकी जगहों पर इस तरह के लोगों को भर भर के डिपोर्ट किया जाता है। तो डेफिनेटली अगर हमारे स्ट्रीट क्राइम में गैर कानूनी तारीख वतन भी शामिल हैं तो उनको भी इसी तरीके से बेदखल किया जाएगा और कानून के दायरे में रहकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपने एक दफ़ा ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो आपका ऐसा इंतजाम है, लेकिन स्मार्ट सिटी के हवाले से सीसीटीवी कैमरास के हवाले से कुछ अर्सा पहले आपने कहा, तो देखिए स्मार्ट सिटी का काम जो है वो चल रहा है। गवर्नमेंट ने 100% फंडिंग वज़ीर आला सिंध साहब के कहने पे सिंध हुकूमत ने रखी है, और वो 100% फंडिंग जो है वो बजट में मौजूद है। एनआरटीसी से उसकी इनकी मीटिंग्स भी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अब ना कोई फाइनेंशियल इशू भी नहीं है कि गवर्नमेंट की सीरियसनेस है। वज़ीर आला साहब ने इन क्राइम्स के हवाले से दो चीज़ों को बड़ा फोकस किया था, क्योंकि होम मिनिस्टर भी वही हैं। एक तो उन्होंने कहा था कि जी स्मार्ट सिटी जो आपने पॉइंट उठाया कि इसको यकीनी बनाया जाए ताकि इन क्राइम को कंट्रोल करने में आसानी हो। दूसरा जो हमारा विटनेस प्रोटेक्शन बिल था वो असेंबली ने पास किया। अब होता यह है कि जी किसी ने कोई गलत काम किया, एक उसका गवाह मौजूद है। गवाह पहले डरते थे, खौफ में आते थे कि हम किस तरह गवाही दें। तो हुकूमत सिंध ने, इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने विटनेस प्रोटेक्शन प्लान अप्रूव किया, जिसमें कोई भी अगर विटनेस बनेगा तो उसको सरकार की ऊपर ये लाजिम है कि उसको प्रोटेक्शन फराहम करे। तो वो भी हम मंजूर करवा चुके हैं। अब लोगों को थोड़ा आगे आना चाहिए और इस चीज़ को मज़ीद जो है मैं पूरी सोसाइटी को किरदार अदा करने की, लेकिन पुलिस अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर रिजल्ट आएंगे। सिंध के अंदर क्या आप ये जो अफगानी है हमारे और टोपी पहनते हैं सिंधी और वह जमीनें खरीद रहे हैं, ये तो आपके पास है ना कि आप लेजिस्लेशन करके वहाँ की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई रुकावट पैदा कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बात बता दूं, कोई भी शख्स अगर गैर कानूनी तौर पर रहता है तो वो ना रह सकता है ना यहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त कर सकता है। कोई भी शख्स जो गैर कानूनी तौर पर रह रहा है ना वो गैर कानूनी तौर पे किसी मुल्क में या किसी जगह पे रह सकता है,
ना वहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त कर सकता है। साल का आखिर है और ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे प्रोजेक्ट काफी अरसे बाद आए हैं। साल 2022 ट्रांसपोर्ट के हवाले से कैसा रहा पैसेंजर ट्रांसपोर्ट? देखिए, ये मैं अपने मुंह से कहूँ तो अच्छा नहीं लगता कि ट्रांसपोर्ट के लिए 2022 कैसा रहा। आपने देखना है कि जी सिंध हुकूमत की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की वजह से और पार्टी की लीडरशिप के अहकामात की वजह से, वज़ीर आला साहब की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से ऑरेंज लाइन BRT जो कि 100% सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट था, इस वक्त चल रहा है। रेड लाइन पीपल्स बस सर्विस वो कराची में शुरू हुई, लाड़काना में शुरू हुई, हैदराबाद में शुरू हुई, सक्खर में भी दिसंबर में इंशाल्लाह शुरू होने जा रही है। EV बसेस कराची में पहुंच चुकी हैं, एग्रीमेंट पे नेगोशिएशन हमारी चल रही है। आज भी मैंने उन इलेक्ट्रिकल बसेस पे, जो कि पाकिस्तान की पहली EV बसेस हैं, ना वो पंजाब में, ना KPK में, ना वो बलूचिस्तान में, सिंध में शुरू करने जा रहा है, कराची शुरू करने जा रहा है EV बसेस कराची के लोगों के लिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी कराची के लिए बाकायदा मेगा प्रोजेक्ट पहले भी बहुत किए हैं पीपल्स पार्टी ने, अब भी कर रही है। तो कराची के लिए EV बसेस शुरू की जा रही हैं। वो जो भी सरकारी जो उसमें थोड़ी है और जो लोगों से हमारी बातचीत चल रही है, उस वजह से थोड़ा हम उसको टाइम ले रहे हैं ताकि प्रॉपर तरीके से एक दफ़ा मॉडल बना के इसको लेके आएँ। तो वो भी चल रही हैं। मैं अभी टैक्सीज़ का बता रहा हूँ, हम लोग टैक्सी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह लीडरशिप का इतना प्रेशर है हम पर, चीफ मिनिस्टर साहब का इतना प्रेशर है हम पर कि हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपने पैरों पे खड़े होने जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से इसको इनका सवाल ये है कि ऑरेंज लाइन ट्रांसपोर्ट हमारी बस सर्विस चल रही है, लेकिन उसका रूट बहुत शॉर्ट होने की वजह से वो अपनी सर्विस प्रॉपर लोगों को बना के दे नहीं पा रही है। या तो उसका रोड कितना एक्सटेंड करना चाहते हैं ठीक है ताकि लोग ज़्यादा समय आ सके। दूसरे कि कराची में 34,000 सरकार है जो नमान कार्य करने में अभी तक नाकाम है। क्राइम अपने उर्स पे जा रही है, डेली कहीं ना कहीं किसी की मौत होती है इस क्राइम में, उसकी रोकथाम के लिए आता है। आप लेट तो नहीं आए, मैं सवाल जवाब दे चुका हूँ पहले। अच्छा खैर, जहाँ तक ऑरेंज लाइन की बात की आपने, देखिए ऑरेंज लाइन 3.5 किलोमीटर का एक प्रोजेक्ट था और वो प्रोजेक्ट जो डिज़ाइन किया गया उसमें वो कंप्लीट हो चुका है और वो बिल्कुल अपने ज़ोर शोर पे चल रहा है। उसकी शुरू में जब डिज़ाइन हुई थी तो इंटीग्रेशन में उन्होंने उसको ग्रीन लाइन से कनेक्ट नहीं किया था। वज़ीर आला साहब ने खुसूसी तौर पर हिदायत की है कि उसकी इंटीग्रेशन पे काम किया जाए। उस पर PC1 बन रही है। जो रिमेनिंग एरिया है उस पर हम उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि जो ऑरेंज लाइन का पैसेंजर बैठे वो ग्रीन लाइन तक जाए। अच्छा एक और, सॉरी, येलो लाइन का भी बता दूं, सॉरी, येलो लाइन जो है उसको मैंने जिक्र नहीं किया क्योंकि मैंने बताया कि रेड लाइन पे तो काम अल्हम्दुलिल्लाह फुल फ्लैश जारी है। येलो लाइन के भी पहले कंपोनेंट्स के हमने टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं, इंटरनेशनल टेंडर्स फ्लोट किए हैं। तो उसमें येलो लाइन में जो पहला कंपोनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जाम सादिक ब्रिज, जहाँ पे बनी हुई है और उसकी थोड़ी ब्रिज में थोड़ा खदशात भी लोगों को मौजूद हैं शायद, तो इस पर हम पैरेलल ब्रिज बनाने जा रहे हैं। एक ब्रिज बनने जा रहा है, उसका हमने टेंडर फ्लोट कर दिया है कि एक और जाम सादिक ब्रिज पे इसके साथ साथ एक पैरेलल ब्रिज बनेगी, वो उसके साथ चलेगी और उसी बीच में जैसे वो, और इससे पहले इसको थोड़ा रिपेयर भी किया जाएगा, फिर दोनों ब्रिजेस ये चलती रहेंगी। तो हमने उसमें ये भी कहा कि फिलहाल जितनी भी हैवी ट्रैफिक है वो हमने ट्रैफिक पुलिस को कहा है जो बड़े ट्रॉलर्स वगैरह हैं उनको आप डाइवर्ट करें, फिलहाल ब्रिज बना चलाएं ताकि अभी हम येलो लाइन का अपना काम शुरू कर सकें। लहरी में ये क्या चल रहा है? अब्दुल रशीद साहब को 2 दिन से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। एक खातून जो प्रिंसिपल थी उसने अपने आप को अभी आग लगा लिया, उसको अस्पताल जो है वो रेफर कर दिया गया है। वो शबाना बलोच नहीं यहाँ कराची प्रेस क्लब के सामने प्रिंसिपल उसने अभी अपने आप को आग लगाई है और उसको अस्पताल जो है वो निकल गया। उसका इल्ज़ाम है कि अब्दुल रशीद ने उसे नौकरी से निकलवाया। देख, मुझे इसका नौकरी का आग का पता नहीं, मुझे पता है कि अब्दुल रशीद साहब असेंबली के मौजूद मेंबर हैं, कल उन्होंने कंप्लेंट की थी, लेकिन जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि अब्दुल रशीद साहब असेंबली में वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके ज़बरदस्ती पॉलिटिकल वर्कर्स को लेके जाके वहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना ही ये हॉस्पिटल जो है सियासत का कोई ग्राउंड है जहाँ पे आप जाके इस तरह का माहौल पैदा करें। और जमायत इस्लामी की मैं एक जनरल बात कर लूँ, जमायत इस्लामी आपको याद होगा कि हमेशा कराची में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में जो फितना और फसाद उसकी जड़ जो है जमायत इस्लामी रही है। तो आज भी जमायत इस्लामी ये कोशिश कर रही है कि माहौल थोड़ा इस तरह बनाया जाए और नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बना दिया जाए। तो जहाँ जमायत का पुराना वतीरा रहा है वो करते रहेंगे। हमारा काम है कि जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट अपना काम करती रहे। अच्छा सर, ये बताएं कि आज वफाक ने मुख्तलिफ सूबों को तजवीज़ दी है
एक्सप्रेस बंद होगी और मेडिकल 10 बजे तो सिंध हुकूमत क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि सर पूरे पाकिस्तान को इस मौजूदा क्राइसिस में वफाक के साथ चलना चाहिए। जो भी तजावीज़ वफाक से आएँ और जो डूएबल हों, सबको उस पर अमल पैरा होना चाहिए। मुझे भी, आपको भी, हर दुकानदार को भी, हर कारोबारी शख्स को भी, क्योंकि ये मुल्क हम सबका है। अगर कोई खुदा न खासा इसमें क्राइसिस होगा तो हम सबका नुकसान है। मतलब हर कोई इसको मुल्क के फ़ायदे को अपना फ़ायदा समझे, मुल्क के नुकसान को अपना नुकसान समझे। सिंध में गैस की बहुत किल्लत हो गई है, कहीं पे भी गैस नहीं आ रही। सांगर बदीन जहाँ पे गैस पैदा हो रही है वहाँ पे भी गैस नहीं मिल रही। इस नाइंसाफी को कैसे देखें? देखिए, हमने शुरू से कहा है कि सिंध के साथ हमेशा दो इश्यूज़ पे प्रॉब्लम रहा है। एक, बिजली की फराहमी सिंध को कम दी जाती है और गैस जो प्रोड्यूस सिंध में होती है वो कम दी जाती है। इस मैटर पे जो भी पीपल्स पार्टी की वफाकी वज़रा हैं, उन्होंने वफाकी काबीना में इन इश्यूज़ को रेज़ किया है। वज़ीर आला साहब ने कई मरतबा खुसूसी तौर पर खतूत लिखे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि बराए मेहरबानी इस तरह की जो ज़्यादती है सिंध के साथ, उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। सर ये बताएं कि बताइएगा कि यहाँ पे जो एक ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है उसके लिए सड़कें भी बनाई जा रही है, अच्छी हो गई है, बेहतरीन काम भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर माफिया है, मोटरसाइकिल पार्किंग माफिया और कुछ दीगर, उसकी वजह से ट्रैफिक का जो फ्लो है वो बहुत होता है, लोग काफ़ी इससे भी परेशान हो रहे हैं। तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं क्या हुकूमत अमली है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें मैं आपको बता दूं, ट्रैफिक का इशू कराची का सीरियस इशू है और इस पर ऑलरेडी एक जायका की 2011 में एक स्टडी हुई थी। क्योंकि मैंने एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वज़ीर आला साहब से भी 2-4 दफ़ा इस मौजू पे बात की है, DIG ट्रैफिक से भी बात की है और उसमें हम लोग सीरियसली ले रहे हैं। जायका की जो स्टडी थी उसमें कराची की ट्रैफिक को किस तरह होना चाहिए और क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए वो मौजूद है। लेकिन 2011 के बाद आज हम खड़े हैं 2022 में, 11 साल हो गए। 11 साल में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो चुका है। तो अभी हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक, हमारे पास ऑलरेडी येलो लाइन पे एक लेबनीज़ कंपनी जो है वो कंसल्टेंट है, उसको हमने ऑलरेडी ये असाइनमेंट दे दी है कि हमें नई स्टडी करके दे ट्रैफिक के हवाले से। यह बात अभी तक मैंने कभी मीडिया के सामने डिस्कस नहीं की क्योंकि आपने सवाल इसलिए किया मुझे, और वो चीज़ मैंने अब तक डिस्कस नहीं की, मैं बता रहा हूँ। तो लेबनीज़ कंपनी को हमने ये असाइनमेंट दी है कि आप हमें नई स्टडी बना के दें पूरे कराची की, जिसमें हम ट्रैफिक प्लान्स बनाएं, ट्रैफिक के सॉल्यूशंस उसमें प्रपोज करें और फिर जो फर्दर जितनी भी कराची की डेवलपमेंट है उसमें उसको इंक्लूड किया जाए, उन तजावीज़ को इंक्लूड किया जाए। तो ऑलरेडी मतलब कुछ चंद हफ्ते पहले हम उनको ये असाइनमेंट दे चुके हैं और उस पर काम कर रहे हैं। शकील साहब, बहुत वारी सूरत हाल के 4 महीना गुजरी विया आहिनि। सिंध हुकूमत अमली तौर ते रिहेबिलिटेशन जो कार्यक्रम शुरू कंदी, सियारे जी मौसम आहे, सूमर अची वियो, बाड़ा सभु जेके फोड़ा आहिनि, 20 लख घर तबाह थिया, उन्हनि खे कॾहिं घर ठाहे ॾींदो, पहिरीं किस्त उन्हनि खे कॾहिं जारी थींदी, जेको विझण जी उन्हनि खे रक़म ॾियणी उहा बि तव्हां जारी न कई आहे, त किथे इहो प्रॉब्लम आहे, कॾहिं इहो तव्हां जारी कंदो? देखिए, जो सैलाब के लिए मुख्तलिफ हुकूमतों के मुख्तलिफ मौक़िफ़ आए, सिंध हुकूमत का मुख्तलिफ अभी तक वही मौक़िफ़ है कि हम अभी भी रिलीफ में का काम हमारे पास जारी है। आज भी अगर आप जाके देखें जिन जिन इलाकों में पानी है वहाँ पे राशन तकसीम हो रहा है, वहाँ पे ब्लैंकेट्स तकसीम हो रहे हैं, वहाँ पे लोगों को लिए डी वाटरिंग का काम जारी है। डी वाटरिंग के भी दो तरीके, एक जो नेचुरल डी वाटरिंग होती है, दूसरे हम बड़े बड़े पंपिंग मशीन्स के ज़रिए डी वाटरिंग कर रहे हैं। तो वो हमारा भी रिलीफ का काम जारी है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस वक्त भी जब वो यूनाइटेड नेशन के दौरे पे थे तो उस पर उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए बाआवाज़ बुलंद जो है वो उन्होंने अपना केस प्लीड किया और उन्होंने भी यही कहा। उसके बाद अगर आप BBC या 2-4 और TV चैनल्स पे देख लें, उन्होंने भी जो है वो यही कहा कि इस वक्त तक भी रिलीफ का काम जारी है। तो डेफिनेटली जैसे पहला फेज़ होता है रिलीफ, उसके बाद होता है रिहेबिलिटेशन और फिर उनको जो है सारी चीज़ें हम लोग उसको साहब ये बताएं कि पीपल्स बस सर्विस चलाना एक अच्छा इकदाम है। काफ़ी ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर अभी तक ये गाड़ी नहीं चल सकी। माड़ीपुर जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक नया जो रोड का इफ्तिताह भी होना है, एक बहुत अच्छा रोड है, वहाँ पर अभी तक ये गाड़ी जो है वो नहीं चली। उसके लिए देखिए जी, मुझसे हर आदमी जो है वो बस की बोलता है कि मेरे घर के सामने, मेरी गली के सामने लगाया जाए बस है।
इंशाल्लाह जब इतनी बसें होंगी, मेरे बस में हो तो इंशाल्लाह ताला हर गली में जो आपको बसें नजर आए, ये सारी शहर जितनी बाकी गाड़ियाँ सब चीज़ हम खत्म कर दें, सिर्फ और सिर्फ लोग बसों में सफ़र करें और इतनी बसें मौजूद हो कि हर इंसान आरामदायक तरीके से और सस्ते में सस्ती ट्रांसपोर्ट करे। थैंक यू। आखिरी सवाल ये है कि जब से आप आए माशाल्लाह ट्रांसपोर्ट का मसला काफी हद तक इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहा है, तो आप बहुत सी चेंजिंग आई है पिछले पास में देखते हैं। क्या ये मुमकिन है कि केडीए के अंदर एक इदारा होता था ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो, क्या आपकी ऐसा कोई है ओपिनियन है आपको उसको बहाल करें ताकि एग्जैक्टली आपके पास आपका इदारा हो वो बहाल हो? वो उसमें मैंने शायद आप सुना नहीं, मैंने कहा कि हमने इस वक्त एक लेबनीज कंपनी से हमारी बातचीत हो चुकी है, वो स्टडी कर रहे हैं। हम पूरे कराची के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और ट्रांसपोर्ट के सोल्यूशन पे जो है उस पर काम करने जा रहे हैं। थैंक यू।